1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को ख़त्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने आज पार्लियामान में नए बजट का ऐलान कर दिया, जिसमें बुनियादी नुकते यही है कि 8,480 अरब रुपए के आउटले को अनाउंस किया है, जिस पर कई ज़्यादा तरजीह और तवज्जो दी जाएगी मनसूबाबंदी और डेवलपमेंट को। अब हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान का कहना है कि ये एक अवाम दुश्मन बजट है और आम आदमी की मुश्किलात में कोई आसानी नहीं आई, बल्कि बेरोज़गारी और महंगाई में पिछले 2-3 साल सिर्फ इजाफा देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि जो पिछली 2 हुकूमतें करती आ रही हैं, यानी तीसरे साल में इस तरह के अखराजात में इजाफा करना और ये अहद करना कि हम मईशत की बुनियादों को मुस्तहकम कर चुके हैं, क्या ये हुकूमत भी रिपीट करेगी और अगली हुकूमत एक बार फिर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बहरान को संभालने जा रही है कि नहीं? हमारे साथ हैं इसी पर सैयद सज्जाद हैदर रिजवी साहब, के FBR के मुशीर रह चुके हैं और माहिर कानून हैं। तो साथ में डॉक्टर खकान नजीब साहब, पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र। सैयद सज्जाद हैदर रिजवी साहब, अगर आपसे शुरू करें सर, क्या आपको लगता है जो एक 3 साल एक मार्क होता है हर हुकूमत के लिए, ये हुकूमत कुछ मुख्तलिफ कर रही है सर पिछली 2 हुकूमतों के निस्बत, ये सामने रखते हुए कि तीसरे और चौथे साल में इसी तरह डेवलपमेंट स्पेंडिंग में इजाफा होता है और जो पहले 1-2 साल ज़्यादा जब स्टेबलाइजेशन की तरफ या ऑस्टेरिटी की तरफ मईशत बढ़ती है, उसमें फिर एक बुनियादी तब्दीली देखने को मिलती है? किस तरह देखते हैं सर? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। देखिए, मैं इसको बेसिकली इसको समराइज करना चाहूँगा कि ये एक पोस्ट कोविड पहला बजट है इन दिस न्यू चैलेंजिंग वर्ल्ड विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड है अक्रॉस द वर्ल्ड। हर नई कंट्री और हर नई हुकूमत जो भी कोविड को क्रॉस करते हुए आगे आ रही है, उसके साथ एक ये बड़ा चैलेंजिंग किस्म का बजट है। ऑल्दो दिस गवर्नमेंट का ये 3rd ईयर है और इसके साथ जो इन्होंने बजट लॉन्च किया है, उसमें मेरी नज़र में चंद चीज़ें तो लोगों को खुश करने के लिए डाली गई हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही है। उस मिस्ड अपॉर्चुनिटी के अंदर मेरी नज़र में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके बारे में कोई ख़ास तौर पे कुछ नहीं एफर्ट की गई, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आपकी इंजीनियरिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा मिस किया गया, जबकि कंट्रीज लाइक जर्मनी दे आर बिल्ट ऑन इंजीनियरिंग सेक्टर्स, उसको मिस किया गया। सो इसलिए ये एक रला मिला किस्म का मेरी नज़र में बजट है, जिसके अंदर चंद शॉर्ट साइटेड तो ज़रूर रहे, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा बहुत इनका मुझे नहीं लगा कि इन्होंने एफर्ट की। अच्छा, खकान नजीब साहब, आप एक तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है? इनफैक्ट हमारे वज़ीर ख़जाना साहब तो क्लेम कर रहे हैं कि अब इकॉनमी स्टेबलाइजेशन से अब टेक ऑफ की स्टेज पे आ गई है और जिस तरह के इंडिकेटर्स वो बता रहे हैं कि लास्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, फिर तस्सीरात ज़र के अंदर भी इजाफा हुआ, खदमात के शोबे में वो कह रहे हैं कि अच्छी खातर रखी हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट को भी उन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ कंट्रोल किया, बरामदात भी वो कह रहे हैं कि कहीं 14% ऊपर चली गई। लेकिन जो टैक्स का इशू है उसको अभी तक कोई बेहतर अंदाज पे एड्रेस नहीं कर पाया। तो आपको लगता है कि अब जो एक रिफॉर्म्स हम कहें थोड़े बहुत तो बाहर नज़र आ रहे हैं कि शायद अब सेल्फ असेसमेंट, उसके बाद कहा जा रहा है कि 3rd पार्टी अब ऑडिट होगा, FBR के कंट्रोल को बड़ा कम से कम किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस एरिया को एड्रेस करने के वाले से जो चीज़ें अनाउंस की गई हैं उससे जो एक टारगेट सेट किया गया है 5,829 अरब का, आपको लगता है कि अचीव हो पाएगा? क्योंकि इस साल तो टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो मैं एक तनाजुल अगर सेट कर सकूं, हाईली कॉन्ट्रैक्शनरी फर्स्ट 2 years, देन कोविड, और फिर हम उसमें से निकलना शुरू हुए। जैसे कि आपने देखा कि थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स पिकअप की बिकॉज वर्ल्ड स्टार्टेड ओपनिंग, उसमें गवर्नमेंट ने एक इम्पटस यूज़ किया, फिजिकल इम्पटस, एज यू सॉ ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। टेक्सटाइल साइड पे गैस और इलेक्ट्रिसिटी की मद में एक इम्पटस दिया गया, और टर्फ जिनको आप
चीपर फाइनेंसिंग कहते हैं, वो यूज़ हुई थ्रू दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 5% ऑफ जीडीपी तक। और आपने देखा कि इकॉनमी में एक थोड़ी सी रमक कह लें, रिवाइवल कह लें, या थोड़ी सी आगे बढ़ना शुरू हुई। उसके तनाजुल में अब इस बजट को प्रेजेंट किया गया है। सो आई थिंक दैट इज़ द होल कॉन्टेक्स्ट, और उसको आगे कैरी करना चाह रही है गवर्नमेंट कि ये किसी तरह कैरी हो जाए। तो हम उस पर बात कर लेंगे कि ये कैसे कैरी करना चाह रही है। ऑन द टैक्स साइड, जो पहला साल गुजरा 2019 का और 2020 का, रेवेन्यूज almost stayed around 38 to 3900 billion, which is what we have seen in the last 3 years. Tax to GDP ratio is the right way to see it. FBR का 11.2% था टैक्स टू जीडीपी रेशियो जब गवर्नमेंट ने टेकअप किया, और फिर ये गिर के FY20 में 9.6% पे आ गया। इस साल अगर हम 4690 के करीब उम्मीद है कि कर लेंगे, तो हमारा टैक्स टू जीडीपी जो है वो 10% के लगभग हो जाएगा। सो वी हैव स्टिल अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। नाउ आपका सवाल कि हम 5829 जो इस साल का हदफ है उस पर कैसे जाएंगे या हम जा सकेंगे। देखें, अगर 4691 आप इस साल करते हैं तो एक ऑटोनमस ग्रोथ होती है। जैसे चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं 8%, 5% की अगर ग्रोथ आती है तो ये तकरीबन 13% तो ऑटोनमस ग्रोथ आएगी। इसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अगर मैं लगाऊं तो ये तकरीबन 0.85% है। सो 11% यानी कि 5250 के करीब हम चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। अब गैप रह जाएगा 600 अरब का। गवर्नमेंट को जो फंड ने कहा वो ये था कि 300 से 400 अरब की नई टैक्सेशन की जाए। शौकत तरीन साहब ने भी यही कहा कि हमें टैक्सेशन के लिए कहा गया, बट उनका ये ख्याल है कि कुछ टैक्सेशन एग्जेम्पशंस रिमूव करके की जा रही है, जो आप देख रहे हैं। इन एग्जेम्पशंस की रिमूवल से उनको उम्मीद है कि कुछ पैसे आ जाएंगे। कुछ उनका ख्याल है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्सेशन, यानी कि मेनली सेल्स टैक्स की मद में, फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल्स 10,000 हैं पाकिस्तान में, यानी कि रिटेलर्स पे, उसको मेरे ख्याल में 80,000 तक ले जाने का टारगेट होगा, तो कुछ पैसे वहां से आ जाएंगे। तो ये 600 का जो गैप है पूरा तो शायद ना हो, कुछ हो पाएगा। दुरुस्त, बिल्कुल ठीक। सर, ये सुजात है रिजवी साहब डॉक्टर खकान साहब की बात को भी आगे बढ़ाते हुए, सर, हिज़्ब इख्तिलाफ ने काफ़ी गहरी तनकीद की है इस बजट पर, ये कहते हुए कि जो आपके सबसे बुनियादी इंडिकेटर्स हैं जिनको अवलीन तरजीह देनी चाहिए, यानी बेरोज़गारी, महंगाई और कर्जा, इन सब में कंसिस्टेंट इजाफा देखने को मिला है पिछले 3 साल। यही हुकूमत थी जिसने कहा कि हम आने वाली नस्लों को मकरूज़ नहीं रहने देंगे, लेकिन आपने देखा कि जो पब्लिक डेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। तो इन बुनियादी इंडिकेटर्स के हवाले से सर, क्या हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद में वज़न है? जी देखें, मैं इसके अंदर पॉइंट इस नज़र से बताना चाहूँगा अपने साइमईन को कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली खेले जा रही है वो इसी सेंस में है कि आपके जो ग्रोथ इंडिकेटर्स के अंदर स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसकी ग्रोथ का आपने सिर्फ 3.5% लगाया है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से 6.2 लगाया। देखें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे तरीन साहब इज सच अ वाइज मैन एंड माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा पाकिस्तान को चलाने के लिए, और इमरान खान साहब ने भी उनको आगे फ्रंट लाइन पे लाए हैं। बट प्रॉब्लम अगेन यही आती है इस इकोनॉमी के लिए कि इनवर्ड देखने के बजाय हम आउटवर्ड जब तक देखते रहेंगे, हम कभी भी अपने आप को एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेजिलिएंट इकोनॉमी में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। बिकॉज प्रॉब्लम यही आ जाता है, ऑल्दो मैं इसमें एक जरा सरप्राइजिंग फैक्टर जरूर कहूंगा कि इस फाइनेंस ईयर के बजटिंग के टोटल एक्सपेंडिचर में जो हमारा डिफेंस सर्विस का जो है वो 2% डाउन किया है, विच इज अ ग्रेट इंडिकेटर टुवर्ड द गवर्नमेंट सीरियसनेस टुवर्ड्स enhancing the overall the hujum of the entire budget and the working of Pakistan। बट इसके अंदर काइंडली मेरी सजेशन यही रही है और रहेगी कि हमें इनवर्ड अपने रिटेल सेक्टर, इनवर्ड्स अपने फार्मिंग सेक्टर्स, इनको मैसिवली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जब तक हम अपने रिसोर्सेज नहीं लगा के एक्सपैंड करेंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं जिसमें इवन पल्सर्स, दाल, बिकॉज प्लीज रिमेंबर एनी पाकिस्तानी हु इज वॉकिंग डाउन द रोड, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या है,
उसकी फॉरेन पॉलिसी है घर में उसकी बीवी बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है, जिन्होंने पैसे जिनको चाहिए, जिन्होंने कैंडीज लेनी है, और साथ उनके ये वही बच्चे हैं जिनको उसने रात को फीड करके सोना है। सो अल्टीमेटली इफ दैट पाकिस्तानी जो कि एक किसानों की तरह जो हमारे गांव में फिरता हुआ पाकिस्तानी, उसको बेसिक नेसेसिटी ये गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी, उसकी तरफ नहीं फोकस करेगी, इनवर्ड ग्रोथ की बात नहीं करेगी, हम उसी पिछले 70 इयर्स में जो हम बार बार बात करे जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल मरहले से गुजर रहा है, वो हमेशा ही गुजरता रहेगा अनफॉर्चुनेटली। वक्त हमारा जरा कम हो रहा है, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी फेडरल बजट के ऐलान की। डॉक्टर खकान नजीब साहब, अगर मैं वही सवाल करूं सर आपसे जो कि अभी सजाद रिजवी साहब से किया था, इस हुकूमत ने सर अपने मंशूर में भी और हुकूमत इक़्तिदार संभालते साथ ही यही कहा था, ये अहद किया था कि हम IMF के शिकंजे से निकल आएंगे और हम आने वाली नस्लों को मकरूज़ नहीं करेंगे। सर जिस तरह पब्लिक डेट में इजाफा हो रहा है, क्या इसको भी इससे मुकाबले करने के लिए भी कोई बुनियादी इस्लाहात हैं जो कि किए जा सकते हैं? क्योंकि इस बजट की रोशनी में पब्लिक डेट को शायद उस तरह एड्रेस नहीं किया गया जिस तरह बहुत ज़्यादा लोगों की, इकोनॉमिक एनालिस्ट की उम्मीद थी। आप क्या राय रखते हैं? असद, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए कि पब्लिक डेट जो है जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो 24,000 के करीब था, अब 38,000 अरब पे चला गया। ये जो मार्च के अवेलेबल फिगर्स हैं, दिस इज़ कंसर्निंग। देखिए पब्लिक डेट क्रिएट किस तरह होता है। पब्लिक डेट इस तरह क्रिएट होता है कि जब आप फिस्कल डेफिसिट करते हैं, जब आप खसारा करते हैं, यानी मालियाती खसारा होता है, तो उसको पूरा करने के लिए आप टैक्सेस लगाते हैं। इस बजट में तकरीबन 7.1% ऑफ GDP विच विल बी तकरीबन 3,500 अरब का फिस्कल डेफिसिट जो है वो रन होगा। पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो ऑन दी एवरेज 8.6% फिस्कल डेफिसिट रन हुआ, जिसकी वजह से मालियाती खसारा बढ़ा। कुछ ऑब्वियसली डीवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट उसमें आता है, बट जो मेन चीज़ है वो यह है कि हमें अपने फिस्कल हालात को दुरुस्त करना है। सो जिस तरह अगर आप टैक्सेशन का हुजम बढ़ाएंगे, अपने एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी बेहतर करेंगे। हम बहुत बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की, आपने भी की, अब ये बढ़ के 900 अरब हो जाएगा, पर दूसरी साइड हमारी है हमारा करंट एक्सपेंडिचर, जिसमें 2-3 हेड्स बहुत ज़रूरी हैं जिनको अगर आप कम करेंगे तो ऑब्वियसली डेट कम लेना पड़ेगा। और इसमें फॉर एग्जांपल क्या आप सब्सिडीज़ को बेहतर करके टारगेटिंग पे जा सकते हैं। इस साल जो सब्सिडीज़ का हुजम है वो 682 अरब रुपया है। क्या आप इसको बेहतर कर सकते हैं आने वाले सालों में? पेंशन 480 अरब रुपए लेती है, हमारी डेट सर्विसिंग 3060 अरब रुपए लेती है। सो ऑन द करंट साइड वी हैव टू वर्क ऑन दिस। सो इस पे शायद अभी इतनी बात जो है वज़ीर ख़जाना ने या कोई ऐसी हमें लाए अमल नहीं दिया जो कि हम कह सकें कि इसकी ग्रोथ एटलीस्ट जो है वो टूट जाएगी आने वाले सालों में। सो फिस्कल को जब तक ठीक नहीं करेंगे ऑन बोथ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर साइड, तो आम आदमी के लिए जो सबसे बड़ा टैक्स है वो है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन भी कम तभी होगी जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जो हैं वो सेविंग्स में तब्दील हो जाएंगे। आई थिंक दिस इज हाउ वी हैव टू टेक अप। बिल्कुल ठीक। तो रिजवी साहब, इनफैक्ट लगता है कि IMF की डिमांड्स भी कुछ इसी तरह की हैं जिस तरह खाकान साहब फरमा रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि जिस तरह बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गई या बाकी इकदाम नहीं लिए जा रहे, टैक्स नहीं बढ़ाए गए, तो IMF के साथ भी लगता है कि प्रोग्राम हमारा कहीं मुश्किल में पड़ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि फिर वो फिस्कल स्पेस हुकूमत को मैसर होगी कि जो डिसाइड करके बैठे हैं इसको ऐसे आगे लेके भी चलें, या प्रॉब्लम्स आएंगी फिर हमें अपने टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ेगा? जी देखिए, मैं इसके अंदर एक सिंपल एनालॉजी ये बताता हूँ कि द मोमेंट वी वेंट विद IMF, हमारी थिंकिंग प्लेटफॉर्म जो है वो तो ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि उसकी वजह से होता ये है कि देयर आर सम अमेरिकन्स हु हैव डिसाइडेड that they want to run this economy as per their laws and their understanding. Unfortunately, पाकिस्तानी सोसाइटी एंड पाकिस्तानी इकोनॉमी उस फंडामेंटल्स पे नहीं चलती जिस पे अमेरिकन या यूरोपियन इकोनॉमीज चलती। सेकेंडली,
अगर आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में देखा जाए इस बजट के अंदर, और क्योंकि इमरान खान साहब एंड इनकी सारी रिजीम जो है वो ये बार बार कह रही है कि हम कॉर्पोरेट्स को लाएंगे, टूरिज्म इंक्रीज करेंगे, ऑल्दो उसके लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, विच विल रियली मेक दिस कंट्री द नेक्स्ट सुपर टाइगर, सुपर एशिया का टाइगर बना दे। बट उसके लिए आपकी जो इस बजट के अंदर भी एक बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी वो रही मर्दमशुमारी के लिए, जिसमें आपने सिर्फ, इतने सालों से तो हुई नहीं, 2022 में मर्दमशुमारी के लिए आपने सिर्फ 5 अरब का सिर्फ फिगर डाला। अब मुझे ये बता दें कि जिस कौम की मर्दमशुमारी नहीं हुई भी होती, वो फॉरेन कंपनीज को क्या फिगर्स दिखाएगी, क्या फैक्ट्स दिखाएगी, जिसके ऊपर वो जाके पाकिस्तान को एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पे प्रेजेंट कर सकेगी। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि IMF is extremely important. I have nothing against them. Because they have helped us to stay afloat. But problem is that they should be made realize that Pakistani fundamentals are driven with, our neighbors. Look at Bangladesh, look at India, look at rest of the people जो हमारे इस खित्ते के अंदर, and look at Singapore. So this is where our let's invite those analysts which are based in Asian tigers to come and assist us and help us in generating revenues inwards, so that के ultimate effect उसका एक आम पाकिस्तानी की लाइफ पे हो। ठीक, अच्छा डॉक्टर खकान साहब, यानी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के नुक्ते को आगे लेके चलते हुए, सर आप बहुत अच्छी तरह, बल्कि सबसे ही बेहतर जानते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में एक बहुत संजीदा तवानाई का बहरान था, लोड शेडिंग भी थी, और आपने ग्रिड में भी इजाफा किया, और जो IPPs के साथ मुख्तलिफ डील्स थे उनको भी आप आगे लेके चले। सर इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा उन अरेंजमेंट्स पर तनकीद की, बल्कि चाहे वो 1994 की पावर पॉलिसी हो, चाहे वो 2002 की पावर पॉलिसी हो, पहली मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की, दूसरी परवेज़ मुशर्रफ साहब की, तनकीद यही सर कि कैपेसिटी पेमेंट्स पे बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। जो हमने इनके साथ पावर पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल अनसस्टेनेबल है, और चाहे मजमूई कर्जा हो, अब चाहे जो जिस तरह पहले भी पब्लिक डेट की बात हो रही थी, ये इन तमाम इंडिकेटर्स को आप एक बहुत अनसस्टेनेबल रफ्तार पे बढ़ाते जा रहे हैं। तो तवानाई के हवाले से सर, और इन सब IPPs के साथ बैठ के डील मेकिंग के हवाले से, क्या इस गठजोड़ का कोई हल है? Why is the power sector very important? I think it is important because power sector एक मैक्रो थ्रेट है। मैक्रो थ्रेट ये तब भी था जब आप इंडस्ट्री को बिजली नहीं फराहम कर रहे थे, और मैक्रो थ्रेट ये तब भी है कि अगर आपके निर्ख जो हैं वो कंपेटिटिव नहीं हैं कंपेयर टू आपके जो रीजनल पार्टनर्स हैं। सो हमने इन दोनों चीज़ों को हल करके आगे चलना है। और देखें, चूँकि डाइवेस्टमेंट एक डिफ़िकल्ट एरिया रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, चाहे फंड के प्रोग्राम में हो या ना हो। सो हमें इन तीन चीज़ों को देखते हुए आगे चलना है। पहली तो ये बात है कि चूँकि बहुत 3 से 5 हज़ार की उस वक्त बिजली की कमी थी जब PMLN यानी कि 2013 की बात हो रही है, तो फिर आपने पावर प्लांट्स ऐड करना शुरू किए जिसमें LNG और ये सब ऐड हुए। उसके बाद ऑब्वियसली कैपेसिटी पेमेंट एक बढ़ी, और एक सर्कुलर डेट में भी आपको बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दिया, और वो अब तक चल रहा है। देखें, जब आपकी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही है तो आपको बिजली जो है वो ज़्यादा बेचनी है। अगर आज की बात करें तो आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये होना चाहिए कि यू वांट टू सेल अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डू यू वांट टू सेल अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज आपकी जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, यानी कि आपकी कैपेसिटी पर यूनिट कम हो जाएगी अगर आप ज़्यादा बिजली बेचेंगे। मार्जिनल प्राइसिंग करें, प्रेफरेंशियल प्राइसिंग करें, हम जिस इस वक्त निज़ाम में हैं प्राइसिंग की, वो ये है कि असद आपके घर बिजली का बिल बढ़ता जाता है जैसे कि आपकी खपत बढ़ती है। वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस। सो एक तो ये हल है। दूसरा हल ये है कि आपने गैस से भी बाहर निकलना है, और ये जो आपकी खपत ड्रॉप करती है 10-12 हज़ार पे और गर्मियों में फिर 26-27 हज़ार पे चली जाती है, इसको तोड़ें और बिजली के स्टोव, बिजली की हीटिंग, बिजली को यूज़ करें इन दी डोमेस्टिक ऑल्सो।
डोमेस्टिक को गैस को बहुत अरसे से मॉरेटोरियम पे रखा गया था, गो ऑन अ स्ट्रॉन्ग मॉरेटोरियम। एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी शुड बी योर की सोर्स ऑफ एनर्जी that will relieve in the coming years this pressure of gas as well as help on the energy side. बट जो दूसरी चीज़ें हैं जिसको मैंने डाइवेस्टमेंट को भी हिट किया वो ये हैं कि आपके लाइन लॉसेस आर 3 to 4% अबव व्हाट आर अलाउड इन दी टैरिफ। सो 40 से 50 अरब का जो सर्कुलर डेट है वो ऐड होता है। बहुत आसानी से समझाता हूँ कि 1600 अरब की बिलिंग होगी पूरे साल में, कलेक्शन 90% पे 160 अरब कम होगी, तो 200 अरब का तो सर्कुलर डेट यहीं से आ जाएगा। अगर आप इनको ही सॉल्व कर लें तो 200 अरब बच जाएंगे आपके। सो ये क्वाज़ा फिस्कल डेफिसिट है। दैट्स वाई मैं कहता रहता हूँ कि ये मैक्रो थ्रेट है। फंड भी इसीलिए इस पे इतना आपको टैग करता है बिकॉज ये आपके क्वाज़ा अभी आईपीपीस की पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने अपने बजट से की है। सो अगर वो बजट से कर रही है सो ये क्वाज़ा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है आपका। सो एक तो आपने, दूसरे आपके छोटे बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। एजेके की बिजली की सप्लाई का इशू है, जीएसटी के इश्यूज हैं, इन सब इश्यूज को वंस एंड फॉर ऑल हल कर दीजिए। अगर आप ये हल कर देंगे तो आपके सर्कुलर डेट की ग्रोथ टूट जाएगी। और जस्ट ऑन द आईपीपीज पॉइंट देखें, आईपीपीज जहां पे एब नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं आज, और ये मैं जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी है उसको साथ लिंक करके इफ आई जस्ट फिनिश दिस आर्गुमेंट, आई थिंक people who have done well in Pakistan, let's say over the last year, corporate profits have been great, not only in the IPP sector but otherwise also. The stock exchange में आप जाके अगर balance sheets देखें तो मैं यही देख रहा था, oil and gas, energy, everyone's done well. Should we have an abnormal profit tax in the country? Maybe we should, because that is the distributive justice the common man wants. बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खकान साहब, इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं इस बात को। जरा वक्त कम हो रहा है, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी इसने बजट की। सैयद सज्जाद रिजवी साहब, अभी डॉक्टर खकान साहब ने एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया कि शायद एक एबनॉर्मल प्रॉफिट टैक्स होना चाहिए, कि अगर कुछ आपके अदारे कुछ आपके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ही हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सर, पिछले 50 साल से ये एक काफ़ी बेसिक बयानिया है और इकोनॉमिस्ट भी इस पर बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान में बेतहाशा इनक्वालिटी है और बेतहाशा मोनोपलाइजेशन है। आपने देखा चीनी में, ऑटो में, सीमेंट में, बेतहाशा इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की मोनोपलीज बनी हुई हैं जिसमें ना तो कंपटीशन है, ना तो कोई स्मॉल प्लेयर्स आ सकते हैं। और अक्सर यही तनकीद की जाती है कि जो आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो बेयार व मददगार हैं, इतने बड़े प्लेयर्स के ख़िलाफ़ उनका वो सामना नहीं कर सकते। तो मोनोपलीज तोड़ने के हवाले से सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या कुछ करना चाहिए कि इस मुल्क की मईशत में भी कंपटीशन में इजाफा देखने को मिले? और अगर पहले 22 फैमिलीज़ की बात हो रही थी और आज 39 फैमिलीज़ की बात हो रही है, 40-41 फैमिलीज़ की बात हो रही है, तो इस बयानिए से भी हम हट सकें। जी इसके अंदर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन इसकी ये कहूँगा कि अगर आपने ये फाइनेंस बिल पढ़ा हो तो इस बिल के अंदर एक जगह पे लिखा गया है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में बोला और जो कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि अमीरों को कहा जाएगा कि वो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें, ताकतवर ग्रुपों को मिलने वाली टैक्स छूट का खात्मा किया जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं कि आप एक रिट ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर आप बजट पेश कर रहे हैं और आप उस बजट के अंदर आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम अमीरों को कहेंगे कि वो करें। भाई, आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू टैक्स देम, प्लीज टैक्स देम। बट प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आती है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपका जो एफपीआर है वो अंडर स्टाफ्ड है, तो वो इतने पेन्स नहीं ले सकता आपको आपके रियल टारगेट्स दिलवाने के लिए। दूसरी तरफ आपके जो चंद ऑफिसर्स इस्लामाबाद के चंद कमरों में बैठ के पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने आज तक बाहर निकल के किसी ट्रेड यूनियन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी
एसोसिएशन जो कि एप्टमा है और इस तरह की सारी जो एसोसिएशन, हर सेक्टर की अपनी, इवन अगर आप लेट्स सपोज एक छोटी सी चीज भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके भी 4 लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं। खुदारा उन एसोसिएशंस को बनाने का तो मकसद जरूर अच्छा है, बट उनकी बात सुनना भी जरूरी है, उसको भी आपने कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, एंड फाइनली जो आपका पॉइंट है कि जो बड़ी फैमिलीज हैं जिन्होंने सेक्टर्स को बहुत ज्यादा मोनोपोलाइज कर लिया है, तो उसके अंदर जो आपका कंपटीशन कमीशन है उसका भी अगेन एक जो रोल है वो एक काफी क्वाइट रहा। इवन हम लीगल पर्सपेक्टिव से भी अगर उसको देखते रहे तो वो क्वाइट ही रहा। सो इसलिए अल्टीमेटली तो टूथलेस करना तो गवर्नमेंट का ही सारा एफर्ट था। तो इसलिए अगर इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई नहीं करते वो, तो बेसिकली तो इनके अपने ही रीजंस हैं। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैंने इवन रिजवी साहब, आपको यहाँ पे रोकते हुए मैं कहूँगा कि माजी में कहा गया था कि नादरा के पास वो डेटा मौजूद है जिसमें इस बात की निशानदेही होती है कि कौन लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स अवेडर्स हैं। तो क्या आपको लगता है ना कि गवर्नमेंट के एंड पे भी विल की वो कमी है कि इन चीज़ों को एग्रेसिवली एड्रेस नहीं किया जाता? डेटा तो मौजूद है, लोग भी आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। जी कह रहे हैं आप ये देखिए, नादरा के पास जब सारी डिटेल अवेलेबल है, अच्छा एंड मतलब यू नो, सो जब नादरा के पास टोटल डिटेल्स अवेलेबल है तो आपके इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में जो नंबर्स हैं लोगों के वो भी अलग अलग हैं, वो भी नादरा के साथ लिंक नहीं हो रहे। अगर वो लिंक हो जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी डिपार्टमेंट्स को लोगों तक रसाई होने के लिए। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एक स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेंगी विद द कंसेंसस, तो तभी ये आपके हदफ और आपको जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, पेरिस क्लब हो गया, IMF हो गया, यू नो, सो इन सारे क्लबों से आपको छुट्टी हो जाएगी और आपको सुकून मिलेगा कि हम एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी हैं और रहेंगे। ठीक, सो दैट फोकस इज ठीक। इसी पर शॉर्ट ब्रेक लेंगे, जल्दी से वापस विद अस। वेलकम बैक टू दोहराए। बात हो रही थी बजट की और नए फिस्कल आउटले की। डॉक्टर खकान नजीब साहब, जो सज्जाद हैदर रिजवी साहब ने जिक्र किया था एक पिछले सेगमेंट में दिफाई अखराजात के मुतालिक, सर इस हुकूमत ने ये अपने बारे में बतौर एक अचीवमेंट इसको प्रेजेंट किया है कि हम कुछ सालों से डिफेंस स्पेंडिंग में कमी ला रहे हैं। और इससे पहले भी जो मुस्लिम लीग नवाज़ के वफाकी वज़ीर ख़जाना थे इसहाक़ डार साहब, उन्होंने भी ये गिले शिकवे किए कि मुझसे इनमें इस बजट में इजाफे कराए गए थे और फिर उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ फिर कोलैटरल भी इश्यूज़ बनते थे, प्रोसीडिंग्स होती थी। उस सब को सामने रखते हुए सर, जब हमारे दफ़ाई तज्ज़ियाकार हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के 3 सरहदों पे एक तरह से कशीदगी या टेंशन है और आपका जो डिफेंस आउटले है उसको काफ़ी ज़्यादा वसी होना होगा, जबकि दूसरी जानिब इकनॉमिक एनालिस्ट तनकीद करते हैं कि चाहे तालीम हो, सेहत हो, इस तरह के शोबों से आप फ़ंड्स को डाइवर्ट करते हैं, आपकी तरजीहात मुख्तलिफ होने चाहिए। क्या स्पेक्ट्रम होना चाहिए सर, इसको किस तरह देखना चाहिए? और जो 2% में कमी आई है इसको भी आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो इस तरह देखता हूं कि मुल्क में रेवेन्यू का पोटेंशियल जो है इज़ फार ग्रेटर देन व्हाट वी आर कलेक्टिंग। सो जहां एक्सपेंडिचर पे हम अभी आते हैं, सो अगर हम इस साल 4,691 के करीब कलेक्ट करेंगे, द ट्रू पोटेंशियल इज़ फार ग्रेटर एज वी हैव टॉक्ड अबाउट राइटली इन द अर्लियर सेगमेंट। सो अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा मौजूद हों तो ऑब्वियसली मैं खर्च ज़्यादा करना चाहूँगा ऑन दी डेवलपमेंटल साइड ऑफ social sector, which is not only through ehsas or income support but through health, education, though they are devolved subjects. कि अब CPEC के नतीजे में कुछ सनती जोन्स भी डेवलप हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि चाइनीज़ कुछ इंडस्ट्रीज़ भी शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा स्टिमुलस होगा और इसके नतीजे में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर एक बड़े में साइजेबल एक तरह से ग्रोथ नज़र आएगी या एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, आपको लगता है?
सो लेट्स बी एक अच्छी खबर यह है कि एक पाकिस्तान की मैन पावर एक्सपोर्ट है, ये ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट है, जिसमें हम 10 12 13 अरब डॉलर पे होते थे, आज 29 अरब डॉलर पे हैं। सो इसी ने आपकी सारी तकवीत फराहम की है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को इस कोविड के टाइम पे। एक तो ये हो गई। सो इसको बढ़ाएं आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स में, जो आपने नहीं किया, जैसे कि विमेन का शेयर है, दिस इज more so of the manpower that has gone out. I would like to see our nurses, our teachers, our doctors teaching in UAE. So that is the other side. So एक तो ये ज़रूर करें। आप फिलीपींस को देखें, 1/3 पॉपुलेशन है, हमसे 5 अरब ज़्यादा की एक्सपोर्ट रिमिटेंस लगेगी वहाँ पे। सो आई थिंक दैट इज़ वन। जो दूसरी गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, देखिए उसमें से टेक्सटाइल्स वेरी गुड, बट देखें ये सनसेट सेक्टर है। Fisheries, IT and ITES, light manufacturing, mechanical manufacturing, medicine and pharma. This is the future. अगर IR 4.0 में सोचें, health, IT, this is the future. उसमें हमारे बहुत से बच्चे जो हैं और हमारी बहुत सी जो बच्चियां हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, उनका बहुत होगा। सो IT को एक अच्छा कदम है जिसमें IT में कुछ मराहत दी गई हैं, बट IT के जो अलावा हमारी फिशरीज, गवादर के बाद एक बहुत बड़ा हमारे पास सी पोर्ट मौजूद है। सो इन सेक्टर्स में जाएं। 26 अरब डॉलर से मैं नहीं एग्री करता। आई मीन पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो इज़ फार ग्रेटर, और जो रिसर्च कहती है ये 40 से 45 अरब डॉलर हिट करना चाहिए अगले 3 से 5 साल में। सो दिस इज हाउ वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इट। बिल्कुल ठीक। सही है। सज्जाद हैदर रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खकान नजीब साहब, बहुत बहुत शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। और जैसे आपने सुना, इस शो का आगाज़ हमने इसी नुक्ते से किया था कि कोरोना वायरस जैसी दुनिया भर जो एक वबा फैली हुई है, उसका मुकाबला करना और उसके बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखना इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी तो है। लेकिन वो मौके जो कि खो गई, चाहे वो बुनियादी इस्लाहात हों, चाहे वो चाहे IMF के साथ डील हो, बैनुल अक़वामी माली अदारों के साथ काम हो, और बढ़ता हुआ कर्जा हो, उन बुनियादी इंडिकेटर्स पर उस तरह का काम नहीं हो रहा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर उस तरह का काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए था। हुकूमत ने अपनी तीसरी बजट तो प्रेजेंट कर ली, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले सालों में क्या उस तरह के बुनियादी इस्लाहात जो कि तहरीक इंसाफ के मंशूर में थे वो मईशत पर लागू होते हैं कि नहीं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराज साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।